नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन का आगाज एक बहुत बड़ी जानकारी के साथ। हरियाणा के सीएम होंगे नायब सिंह सैनी। नायब सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही। विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है। बैठक के बीच में ही अनिल विज उठकर चले गए थे। हरियाणा के सीएम होंगे नायब सैनी। एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, आपको बताते चले। विधायक दल की बैठक में यह निर्णय हुआ है, नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इससे पहले खबर सामने आई थी कि अनिल विज बैठक से पहले उठकर चले गए थे। विधायक दल की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है, नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी जानकारी आज हरियाणा की राजनीति में ये उठापटक, ये घटता बढ़ता घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादव हमारे साथ, उनसे जरा बातचीत करेंगे। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हाँ जी। राजेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं पूरे घटनाक्रम? दिन भर चला और अभी ये दोपहर के आसपास खबर आती है कि अब नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्या समीकरण साधने का प्रयास किया बीजेपी ने? नहीं, देखिए, आधिकारिक घोषणा तो अभी मेरे ख्याल से बाकी है जी जी, कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से पहले जी ये नायब सिंह सैनी जो ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी कार्ड खेल सकती है जी। तो ये एक संभावना जरूर है। लेकिन अब देखते हैं कि जो पर्यवेक्षक आए हैं और विधायक दल की बैठक चल रही है, इसकी में फैसला क्या होता है। जो बाहर आने के बाद बाहर आने के बाद विधायक ने बयान दिया है कि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में निर्णय हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है। नहीं, वो विधायक ने किसी ने बयान दे दिया पता नहीं, लेकिन जो पर्यवेक्षक हैं एक्चुअल में असल में जो आधिकारिक घोषणा मानी जाएगी वो पर्यवेक्षकों के जरिए मानी जाती है। पर्यवेक्षक सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल हाई कमान से भेजे जाते हैं। वो उनकी देखरेख में पूरी बैठक होती है और किसी नाम पर सहमति बनाई जाती है। तो देखते हैं कि सहमति बनने के बाद जो पर्यवेक्षक है वो क्या घोषणा करते हैं। अभी खबर ये भी सामने आ रही थी, चल रहा है जी, ये संभावना का खेल है। ये हो सकता है कि ओबीसी कार्ड खेलने के लिए, क्योंकि पहले उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ओबीसी कार्ड के तहत ही, और अब हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर प्रमोट कर दिया जाए और पूरा राजेंद्र जादव जी, क्या ये पर्यवेक्षक जो सामने आया है, क्या इस पूरे प्रकरण में मनोहर लाल मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की सहमति राय जरूर ली है? क्योंकि नायब सैनी को सीएम मनोहर लाल, पूर्व सीएम मनोहर लाल का नजदीकी माना जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जैसे आपने कहा ओबीसी कार्ड खेलना जरूरी था और सीएम मनोहर लाल पूर्व सीएम कहे तो अब ठीक रहेगा, उनकी राय थी कि इनको बना दिया जाए तो बेहतर रहेगा। क्या इस बात की संभावनाएं हैं? नहीं, देखिए, विश्वास में तो लेते ही हैं। जब भी जहां भी भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, अपने राजनीतिक सहमति, आंतरिक तौर पर सहमति तैयार करती है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई बदलाव होगा तो उसमें मनोहर लाल जी को भी शामिल किया जाएगा ताकि उनकी सहमति मिले और फिर उसके साथ ही जो हो, ताकि कोई किसी तरह का मतभेद और कोई ग्रुपिज्म को मौका ना मिले। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है, तो उसके तहत मनोहर लाल जी को भी उसमें सहमति में शामिल किया जा सकता है। अब देखते हैं कि आखिर में आधिकारिक रूप से क्या घोषणा होती है। चर्चाओं का बाजार तो है, कयास और संभावनाओं का खेल है, राजनीति कुछ भी हो सकता है। अब ये देखिए कि अभी ये एकदम ही जो है मंत्रिमंडल का इस्तीफा, और ये अभी इतना एक्सपेक्टेड नहीं माना जा रहा था क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव दूर थे। जेजेपी से गठबंधन तो भी विधानसभा चुनाव तक भी कायम रह सकता था। और मान लो सीट नहीं दे रहे, सीट अगर लोकसभा सीट का एलोकेशन नहीं हो रहा था या जेजेपी की डिमांड उसमें पूरी नहीं की जा रही थी, तो इसमें तो जेजेपी इस्तीफा देती। लेकिन सरकार का इस्तीफा हुआ और फिर नए मुख्यमंत्री का चुनाव और नए मंत्रिमंडल का गठन, मुझे समझता हूँ कि इतनी लंबी प्रक्रिया की जरूरत थी नहीं। ऐसा कोई कयास था नहीं कि इतने जल्दी ये होगा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर कोई ऐसे राजेंद्र जी का बंटवारा ठीक से होना है तो विधानसभा चुनाव में होना है, लोकसभा चुनाव में सीट ना भी दी तो या तो जेपी विरोध जाहिर करती और इस्तीफा देती। लेकिन ये तो सब सरकार के स्तर पर ही हो रहा है। अब राजेंद्र जी, एक सवाल बड़ा है, ठीक है, थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि क्या कहीं ना कहीं जो बीजेपी का ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में अगर कुछ हम बदलाव नहीं करते हैं, चाहे हम ओबीसी का कार्ड नहीं खेलते जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, और दूसरा जेजेपी के साथ रहते, तो कहने के पार्टी कार्यकर्ताओं में हमेशा एक नाराजगी रही, इसका साथ छोड़ देना चाहिए, उस बात की संभावना दिख रही थी। बीजेपी को नुकसान हो सकता था लोकसभा चुनाव में, क्या इसलिए ऐसा हुआ है? नहीं, अब देखिए, ये तो है कि अभी यहाँ तक तो आप पहुंच गए तो लोग देखते हैं और कार्यकर्ता भी देखता है कि आप बिल्कुल चुनाव के करीब खड़े हैं। अभी 2-4 दिन में डेट आने वाली है जी, लोकसभा
चुनाव की और विधानसभा चुनाव भी कोई 5-6 महीने दूर है, कोई ज्यादा फासला भी नहीं है जी। तो अब नफा नुकसान तो जो होना था वो तो इतनी ज्यादा आपने 4.5 साल सरकार चलाई तो हो ही गया है, 6 महीने ही बाकी रह गए ना, 4.5 साल तो निकल ही चुके हैं जी। तो नुकसान नफा नुकसान का क्या आकलन होगा जब इतना सब कुछ आप एक साथ रह के कर चुके हैं। तो अब तो ये है कि अगर जेजेपी स्वतंत्र रूप से लड़ेगी तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वो जो है वोटों का बंटवारा उधर से करेगी। तो हो सकता है कि इसमें कोई फॉर्मूला ही हो, क्या पता। क्योंकि ये कहा भी है कि राज्यसभा सांसद कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने कि ये सब फॉर्मूले के तहत किया गया चुनाव से ठीक पहले, तो कांग्रेस को कहने की इस बात का अंदेशा डर तो है कि अगर ये सब अलग अलग चुनाव लड़ते तो उसका वोट ज्यादातर बड़ा हिस्सा जो कांग्रेस के खाते से निकल सकता है। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के जो भूपेंद्र हुड्डा ने तो अभी आज ये जो घटनाक्रम चल रहा है उससे पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि अब तो अलग अलग रहने का समझौता हो चुका है। समझौता, फैसला नहीं, समझौता। जी जी। समझौते के तहत, अंडरस्टैंडिंग के तहत अलग हो जाए और अपना अपना चुनाव लड़े और वो भारतीय जनता पार्टी की 10 सीट जिताने में सहायक हो जाए और बाद में हो सकता है विधानसभा चुनाव में समझौता कर ले, तो कौन रोक सकता है। जी। अब ऐसे में कोई स्थायी चीज नहीं होती। राजेंद्र जी, क्या इस बात की संभावना है कि अब मनोहर लाल जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की संभावना नजर आती है क्या ऐसा होता है तो? अगर नहीं, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते तो निश्चित तौर पर जिस तरह से नेतृत्व उनसे खुश था, अभी एक दिन पहले ही जो है द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी तारीफ की उनकी, और लगातार जो है जब भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री हरियाणा आए तो वो मुख्यमंत्री की तारीफ करके गए, तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिलेगी। अगर उनको हटाया जाता है तो और जरूरी भी नहीं कि हटाया जाए, हो सकता है कि वो थर्ड टाइम, पहले तो यही कहा जाता रहा है कि तीसरी बार मनोहर लाल यहाँ चाहिए, तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश में चाहिए, तो इस तरह के बयान वो वहाँ के नेता देते रहे और प्रभारी उपलब्धि देते रहे। तो अब देखिए क्या होता है कि इसमें संभावना ज्यादा ये है कि मनोहर लाल जी को ही दोबारा चुन लिया जाए। हरियाणा में एक बात हमेशा जो होती रही है सियासत में, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है, ये जाट नॉन जाट का सिलसिला, इसको लेकर बातें होती रही है। और जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ओपी धनखड़ थे तो ये भी बात सामने आई कि वो जाटों को नहीं साध पाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि अगर किसी ओबीसी चेहरे को बनाते हैं तो वो ये पॉलिटिक्स यहाँ पर फिट हो सकती है, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। नहीं, बीजेपी कोई हरियाणा के मद्देनजर ही नहीं कर रही ओबीसी को बढ़ाने का काम, ये और भी जगह किया है। मध्य प्रदेश में भी ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है, मोहनलाल यादव को बनाया है, और वो तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे थे तो वहां भी उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब ये जातिगत जनगणना का जो मुद्दा आया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने ओबीसी को बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि ओबीसी को फ्रंट लाइन में लाया जाए और इसके बाद जो है ये जातिगत जनगणना का मुद्दा है उसको जीरो कर दिया जाए। तो एक तरह की ये रणनीति है, पूरी नेशनल पॉलिटिक्स के तहत ये सब हो रहा है। कोई डिप्टी सीएम के तौर पर भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, 1-2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं राजेंद्र जी? हाँ, डिप्टी सीएम तो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव के तहत अगर वो चुनाव के दौरान जो है डिप्टी सीएम का पद 2 लोगों को दिया जाता है तो 2 नेताओं का मोरल बूस्ट होगा, फिर वो ज्यादा अपनी एनर्जी लगाएंगे और चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे। तो ये हो सकता है कि एक तरह का प्रचार भी, निर्दलियों में से किसी को उठाए और जातिगत समीकरणों के तहत उनको बैठा दिया जाए। और ऐसा अगर होता है तो जनता के बीच जाकर ये भी कह सकते, देखिए अभी तो डिप्टी सीएम तक पहुंचे हैं, इस बात की भी संभावना है कि बदलाव भी हो सकता है, इसलिए हमें आप वोट कीजिए, इस बात का भी प्रचार करेंगे फिर चुनाव में वो लोग। हाँ, देखिए राजनीति में तो सारी संभावना है, लोगों को प्लीज करने के लिए, किसी बड़े ग्रुप को, बड़े वोट बैंक को प्लीज करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ भी स्टेप लिया जा सकता है। तो डिप्टी सीएम बनाकर भी लिया जा सकती है, कुछ और तरह के वादे भी हो सकते हैं, कुछ लोक लुभावन योजनाएं भी ला सकते हैं। अब उन्होंने तो ये संकल्प है कि 10 सीट जीतना है, 10 जीतना है, बीजेपी कहती आ रही है, वो प्लानिंग का ही एक हिस्सा हो सकता है कि इस तरह का समझौता करके उन्होंने दोनों पार्टियां अलग हो गई और फिर इसके बाद चुनाव लड़े, तो कांग्रेस को जो है इनको एक तरह से कंट्रोल करने में सफलता। ये बहुत अहम कड़ी है, इसका एक कारण ये माना जा सकता है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, हमसे बातचीत कर, राजेंद्र हमारे साथ बात कर रहे थे।